IVM। गब्बर सिंह की टीम अगर आईपीएल में खेल रही थी तो एक डायलॉग वो जरूर बोलते कि जगह एक और टीमें तीन, बहुत नाइंसाफी है। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उस गब्बर सिंह की जो इस तलाश में है कि वो आईपीएल के प्लेऑफ की चौथी टीम बन जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गब्बर सिंह कौन बनेगा, कौन ये चौथी जगह हासिल करेगा, क्योंकि अभी तक जो मैचेस हुए हैं उनमें से तीन टीमें तो लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करती नजर आ रही हैं। दिल्ली की टीम टॉप पर है, चेन्नई सुपर किंग, और उसके बाद आरसीबी। आरसीबी के पास बड़ा मौका है कि वो अपने दोनों मैचेस जीते और टॉप पर पहुंचे अपने नेट रन रेट को सुधारते हुए। वहीं तीन टीमें जो मैं बात कर रहा हूं बार बार कि तीन टीमें ऐसी हैं जो क्वालिफाई कर सकती हैं चौथी जगह के लिए, जिनके पास 10-10 अंक हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो उनके पास 12 अंक है। यानी कि कुल मिलाकर आज का मुकाबला ये तय कर देगा कि मुंबई इंडियंस के हसीन सपने पूरे होते हैं या नहीं, या रोहित शर्मा मुंगेरी लाल बनकर इस बार आईपीएल सीजन 14 से वापस आ जाएंगे। यानी टूर्नामेंट जीतने का जो ख्वाब था वो ख्वाब उनका टूट सकता है। तो कुल मिलाकर आज काफी कुछ फिल्मी माहौल सा बन गया है आईपीएल में, और इस फिल्मी माहौल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस टूर्नामेंट के चश्मदीद गवाह, पूर्व क्रिकेटर और अभी के कमेंटेटर निखिल चोपड़ा हमारे साथ हैं। निखिल भाई, बहुत नाइंसाफी है ये, जगह एक टीमें तीन। यार ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। कितना लड़वाओगे यार ये। इसी को तो कहते हैं इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। और गुरुजी जो टॉप 2 टीम्स में बैठे हैं वो वहीं पे बैठा रहना जरूरी है, क्योंकि आप जब टॉप 2 टीम्स बने रहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा गेम भी मिलता है। और मजे की बात ये देखिए, आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जो मुंबई इंडियंस के साथ है राजीव भाई, 5 दफा मुंबई इंडियंस चैंपियन रह चुकी है। दिक्कत से उनको निकलना आता है तो वो कुछ ना कुछ सुधार करने में देखेंगे अपने गेम को। और वहीं राजस्थान रॉयल्स ने सीजन के अंत में आके कुछ बदलाव किए, और जो टेबल की टॉप की टीम थी कल तक, उन्होंने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया और छोटा मोटा स्कोर भी नहीं चेस किया था। 189 रन उन्होंने चेस किया था जब 190 का लक्ष्य था। शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, तो लेफ्ट इज राइट, लेफ्ट हैंडर्स का बोल बाला था। और राहुल चहर, कृणाल पांड्या, क्या आज फिर जयंत यादव दिखेंगे गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के लिए कुछ? अब क्योंकि गुरुजी अब तो डू और डाई है, नहीं तो फिर अगले साल की तैयारी करनी पड़ेगी। निखिल भाई, हरजैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम और भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। सब एक तो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, हमारी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। और हरजैन का एक सवाल है कि मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मैच है ये वर्चुअली नॉकआउट मैच की तरह इसको देखा जाए? जी, आप बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्लेऑफ की रेस में हर जी बने रहने के लिए आपको मुकाबला जीतना है। 2 पॉइंट्स आप लेके आगे बढ़ेंगे तभी आप फिर आखिरी मुकाबले के बारे में सोच सकते हैं। और मजे की बात यह कि अभी तो केकेआर भी है बीच में, मेरे ख्याल में उनका भी एक मुकाबला बचा हुआ है। और वो भी एक समीकरण ये भी हो सकता है कि सभी टीमें 12 अंक पे भी फंस सकती हैं। जी, पर आप यही सोचिए, आपके हाथ में जो है ये नॉकआउट की मैच की तरह ही लेके आप चलिए, वही कहीं एक बेहतर विकल्प है। वसंत नारायण का भी सवाल है निखिल भाई, और उनका कहना है कि रॉ पेस जो है वो किसी भी बैट्समैन को डांस करने पे मजबूर कर रहा है। हमने देखा है जिस तरह से नौकी रबाडा ने गेंदबाजी की कल, और लगभग उन्होंने चेन्नई के तमाम बैट्समैनों को बिल्कुल बैकफुट पे ढकेल रखा था। क्या साउथ अफ्रीका को इसका फायदा मिलेगा वर्ल्ड कप में, और क्या भारतीय टीम ये लैग करेगी जो रॉ पेस की हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में? देखिए, फर्क तो पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से पिछले मैच में भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की, बॉल उनका मूव कर रहा था, मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एयर स्पीड होता है वसंत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमारे पास कम से कम गेंदबाज मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार के पास वो कला है कि बॉल को मूव करा सकते हैं। विकेट्स वहां भी आएंगी। अब नोकिया और रबाडा कल जो गेंदबाजी कर रहे थे उसका एक बहुत बड़ा फर्क ये भी था, जहां तक ऋतुराज गायकवाड और फैफ डू प्लेसी रन बना रहे थे, मध्य क्रम में आप देखें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मोइन अली को छोड़ के ऐसे कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो कंसिस्टेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं या डोमेस्टिक कंपेरेटिव क्रिकेट भी खेल रहे हैं। रॉबी नहीं कंपेरेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, सुरेश रैना नहीं खेल रहे थे पीछे, जो कल का मैच तो नहीं खेले थे, लेकिन उससे पहले राइडू नहीं खेल रहे, उन्होंने कल फिर भी रन बनाए हैं। तो मैं मानता हूं अगर आपके पास कंसिस्टेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाज हैं
तो कई बार वो गति का फायदा भी उठा सकते हैं बतौर बल्लेबाज, क्योंकि पावर प्ले में आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप बॉलर की स्पीड का इस्तेमाल कीजिए, गैप में खेलेंगे तो आपको चौका मिलेगा। तो कई बारी आपको वो मदद भी देके जाती है। हरजैन का एक सवाल है कि लैक ऑफ क्वालिटी स्पिनर क्या राजस्थान रॉयल्स को बैकफुट पर रख रही है, और क्या तबरेज शमसी को इंक्लूड किया जाएगा? आज का इंपॉर्टेंट मुकाबला है। और मुंबई, इससे जुड़ा निखिल भाई सवाल है कि मुंबई की बैटिंग लाइनअप को हुआ क्या है? हम लगातार चर्चा कर रहे हैं खेल नीति पे कि 6 प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के हैं भारतीय टीम में। ये तो सीधा सीधा सेटबैक है भारतीय टीम के लिए भी, अगर मुंबई इंडियंस के लिए वो अच्छा नहीं करते बचे हुए 2 मैचों में। जी बिल्कुल, और एक बुरा विकल्प नहीं होगा जो हर्ष जी ने बोला है कि आप तबरेज शमसी को खिलाने को सोचे, बिकॉज शारजा में मुकाबला है, हम सब जानते हैं वहां पे गेंद स्पिन होता है और स्पिनर के खिलाफ थोड़ा रन बनाना मुश्किल हो जाता है। और रही बात मुंबई इंडियंस की, राजीव भाई, बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो गेम को चलाने को देख रहे हैं, हर विकेट पे अलग तरीके से आप बल्लेबाजी करने को देखते हैं। आप जब एक छोटा स्कोर भी आप चेस करने को देख रहे हैं 130 का, आप चौके और छक्के से मुकाबले जिताने की आपको जरूरत है नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगा के बल्लेबाजी कीजिए। जहां पे एक टीम अगर 130 135 बना रही है, उसका कोई कारण है कि जो पैटर्न चल रहा है, विकेट अच्छा है नहीं, आप ज्यादा रन बना नहीं सकते हैं। तो आप जब सेट हो जाते हैं बतौर बैट्समैन, आप थोड़ा कैलकुलेट करके खेलें, कौन से गेंदबाज के कितने ओवर बचे हैं, मैं उनको कहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। वही वाली बात कि अगर मैं चौके मारने को भी देख रहा हूँ तो कहाँ वो एरियाज हैं जो कम रिस्क वाले हैं। हर बारी छक्का मारने आप कोशिश कर रहे हैं, आप डीप में आउट हो रहे हैं, आप नए बैट्समैन को लेके आ रहे हैं, जब आपसे रन नहीं बन रहे तो नए बैट्समैन के लिए तो आप काम और मुश्किल कर रहे हैं। तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत है। अब कल भी दिल्ली लगभग फंसी गई थी, आपको रन बॉल चाहिए था, अगर वो गेंद बीच में ना गिरती सिमरन हेटमायर के, जब लॉन्ग ऑन पीछे था और मिड ऑफ आगे था, बीच में गेंद गिरी, वो मैच भी फंस गया था, क्योंकि वो भी फिर नया बैट्समैन आता, वो दबाव में रहता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और कैलकुलेशन की जरूरत है। मध्य क्रम को समझना होगा कि किस तरीके से दिमाग लगा के आपको बल्लेबाजी करनी है। सब जानते हैं मुश्किल है बल्लेबाजी करना इन पिचेस पे, बट थोड़ा सा कैलकुलेट और बेहतर करना होगा। अमित अग्रवाल एक क्रिकेट फैन है और निखिल भाई आपके बड़े फैन, उनका कहना है कि निखिल चोपड़ा इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर। आई रिमेम्बर ही परफॉर्म्ड वेल फॉर इंडिया इन ओडीआईज। इट इज ग्रेट टू हियर हिम एज एनालिस्ट। अब एक तो ये उनका आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा मेरा सवाल है, बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ। उसी से जुड़ा अगला सवाल भी है, वसंत नारायण का सवाल है निखिल भाई। उनका ये कहना है कि सिराज और शार्दुल ठाकुर जैसे मैच विनर्स को इंडियन सिलेक्टर्स ने सेलेक्ट नहीं किया है। अब जिस तरह का वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या ये बड़ा सेटबैक के तौर पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 सीमर टीम में रखना, और 3 में से अगर जसप्रीत बुमराह को अगर आप छोड़ दें, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक तरह से T20 फॉर्मेट में। ऑलमोस्ट तीनों गेंदबाजों की पिटाई हुई है जो इंडियन टीम के स्क्वाड में। जी हाँ, और वसंत जी, सिराज है, शार्दुल है, बिल्कुल सही आपने कहा। साथ में पर्पल पटेल है, आवेश खान है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। बट उम्मीद करता हूं कि आपके जो गेंदबाज जिनका चयन हुआ है वो सही समय पे पीक करें। शार्दुल तो बल्लेबाजी भी बढ़िया करता है, मैं मानता हूँ। सिराज अच्छे इंटेंसिटी से गेंदबाजी करता है, बट विश्व कप की बात जो रहती है वो हालिया फॉर्म को तो मद्देनजर रखते ही रखते हैं। साथ में विश्व कप एक ऐसा टूर्नामेंट है वसंत जी कि आप थोड़ा सा अनुभव के बारे में भी सोचते हैं। अनुभव भी होना जरूरी है कि जिम्मेदारी आप किस तरीके से निभाने को देखते हैं, आप का पास रिकॉर्ड भी क्या है। तो बहुत सारा समीकरण बनाने की जरूरत रहती है, इसीलिए शायद इनका चयन हुआ नहीं है। बट अगला T20 ज्यादा दूर नहीं है, तो इस तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे तो अगले विश्व कप में इनका भी नाम आने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि उतना और इनको अनुभव भी मिल जाएगा। और T20 में ऐसे गेंदबाज है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं अगर इस बार ही चांस नहीं लगा, और उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम अच्छा करे, जिनका चयन हुआ उनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अगर मान लीजिए परफॉर्म नहीं कर पाते तो कुछ चेंजेस होंगे, और ये सभी खिलाड़ी जो है ना वो आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अगले विश्व कप में। निखिल भाई, क्योंकि अभी तक जो भी मैचेस हुए आईपीएल में, रॉ पेस जिस टीम के पास है वो टीम एक तरह से कहा जाए आतंकित कर रही है अपने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को स्पेशली। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आज राजस्थान रॉयल्स क्या
वो शान थॉमस को टीम में इंक्लूड कर सकती है, जिनके पास रॉ पेस है, मुस्तफिजुर रहमान की जगह जो बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म सीमर है। क्या रॉ पेस पे आज ध्यान देंगे राजस्थान रॉयल्स अगर उनको मुंबई को हराना है? मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मुकाबला शायद, अगर मैं सही हूं तो शारजा में ही है। मुस्तफिजुर की एक कला है और शारजा के मैदान में जिस तरीके से वो अपनी रिस्ट के साथ वो स्लोअर बॉल डालते, जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर का गेंद गिरता था, डिप करता था और वो पकड़ मिलके वो टर्न करता था, वो उनके खिलाफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ओशेन थॉमस को अगर इन्होंने खिलाना था तो पहले खिला सकते, बट एक बुरा विकल्प नहीं था। अगर आप मैं मानता हूँ शारजा में खेल रहे हैं तो ओशेन थॉमस की तरफ नहीं जाएंगे, जो गेंदबाज ऑलरेडी गेंदबाजी कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, अनुभव है उनको अब इन पिचेस पे गेंदबाजी करने का। तो मेरे ख्याल में कप्तान साहब संजू सैमसन मुस्तफिजुर के साथ ही गेंदबाजी का डिपार्टमेंट को आगे लेके जाएंगे, और उम्मीद करते हैं राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए और सभी के लिए और लीग को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि मुस्तफिजुर की गेंदबाजी में थोड़ा बहुत फिज हो कि जी बोतल खोला तो फिज होनी भी चाहिए ना। कसार साहब का सवाल है चेन्नई को लेकर, अब क्योंकि पीली जर्सी आपने निखिल भाई पहन ली है और आप धोनी साहब की टीम क्वालिफाई भी कर गई है, लेकिन जो लैक ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन मिडिल ऑर्डर है वो क्या आने वाले टाइम में आपको लग रहा है प्लेऑफ्स में बहुत कॉस्ट कर सकता है? क्योंकि लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन मिडिल ऑर्डर एकदम नील नजर आ रहा है, रैना को ड्रॉप तक करना पड़ गया उनको दिल्ली के खिलाफ। बिल्कुल सही बात है किसार साहब, और हम लोग कल कमेंट्री में ये चर्चा भी कर रहे थे, अगर आप सुन रहे थे। मुझे लगा कि ये आपका नॉकआउट मुकाबला या प्लेऑफ सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले का ना एक वो ड्रेस रिहर्सल था कि किस तरीके से आप जब वो मुकाबले खेलने को देख रहे हैं, अगर आपके सलामी बल्लेबाज रन नहीं बनाते तो फिर मध्यक्रम वो जिम्मेदारी क्या निभा पाता है कि नहीं निभा पाता। इसीलिए मोइन अली की जगह पे पहले आपने रॉबिन उथप्पा को भेजा, फिर 4 नंबर पे आप जहां पे सुरेश रैना बल्लेबाजी करते थे मोइन अली आए, और उसके बाद रायडू, फिर महेंद्र सिंह धोनी। ये एक चिंता का विषय है उनके लिए। अगर आप देखें जो इस सेकंड फेज में जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और उनको टेबल के टॉप पे लेके गया है वो ऋतुराज गायकवाड़ है और फाफ डु प्लेसी। लगभग सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। मुझे लगता है कि अब जो मुकाबला एक बचा हुआ है शायद चेन्नई सुपर किंग्स का, और उसके बाद जो प्लेऑफ्स में बारी आएगी, राजीव भाई मैं हैरान नहीं होऊंगा कि आखिर के 5-6 ओवर जब बचे होंगे या 3 ओवर भी बचे होंगे तो वो ब्रावो को आगे भेजने की सोचेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे बैट्समैन को भेजने की कोशिश करेंगे जो कम से कम इंटेंट तो दिखाए। जब उन्होंने एक मुकाबले में मेरे ख्याल में 12-14 गेंदों में बड़ी तेजी से रन बनाए थे, तो उनके पास इस समय वो फॉर्म है जो आपको एक मैच फिनिश करने की वो कोशिश कर रहा है। नहीं तो सब कुछ सारी जिम्मेदारी जो रह गई है वो सिर्फ सलामी बल्लेबाजों के ऊपर रह गई है। ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसी, कल अंबाती रायडू ने जरूर अर्धशतक बनाए लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। वो विस्फोट नजर नहीं आ रहा है मिडिल ऑर्डर में जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स जानी जाती थी, और वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सुरेश रैना इतने सारे मुकाबले रन ना बनाना, मैं हैरान हूं, क्योंकि इतना अनुभवी वो खिलाड़ी है, चैंपियन एक खिलाड़ी जो मुकाबले जिताना जानता है। उम्मीद करता हूं कि अगले मुकाबले में उनकी बारी आए, जैसे पहले उनको 3 नंबर भेजा था, कुछ समय लगा लें, 10-15-20 गेंदे खेले वो आते। मुझे लगता है कि उनको लगता है पहली गेंद से सुरेश रैना को बाहर हिट मारनी है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो समय भी आएगा, लेकिन पहले फॉर्म में वापस आ जाइए। चलिए निखिल भाई से और भी सवालों के जवाब लेंगे, आप फटाफट अपने सवाल भेजते रहिए क्योंकि बहुत ही मुकाबला इस समय दिलचस्प स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर एक जगह बची हुई है और लगभग 4 टीमें हैं जो क्वालिफाई कर सकती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ खिचड़ी पकड़ी हो गई इस समय प्लेऑफ को लेकर। इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IBM Podcast website, app or wherever you get your podcasts from. खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई हमारे साथ हैं और अब हम आपको एक बार जरा अपडेट दे दें कि कौन सी टीम के पास बेहतर चांस है पहुंचने का। निखिल भाई से भी उनकी राय लेंगे क्योंकि जो मैचेस बचे हैं
वो आज राजस्थान रॉयल्स मुंबई से भिड़ेगी, फिर रॉयल चैलेंजर्स सनराइजर्स हैदराबाद, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स के लिए बड़ा मौका है कि वो ये मैच जीतें और टॉप 2 में पहुंचने की कोशिश करें। चेन्नई बनाम पंजाब है, पंजाब के पास भी एक मौका है, अगर वो चेन्नई को हराते हैं उनके पास भी 10 अंक है। फिर राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, अगर राजस्थान आज का मुकाबला जीतता है तो फिर वो कोलकाता को हरा के टॉप 4 में पहुंच सकता है। सनराइजर्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला है इसके बाद, लेकिन ये मुकाबला तब मायने रखता है जब मुंबई इंडियंस आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हरा दे। और उसके बाद उसी दिन जो आखिरी लीग मैच है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में बड़ा मुकाबला है ये। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली को भी हरा देती है अपने पहले वाले मुकाबले को लेकर, जो मैं पहले बात कर रहा था, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ साथ दिल्ली को भी हरा देते हैं, तो उनके 1 और 2 की स्थिति उनके लिए भी खुल जाएगी। तो कुल मिलाकर पॉइंट्स टैली में हर तरफ अपनी अपनी जगह के लिए लड़ाई है। अगर आप टॉप 2 में रहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा फाइनल खेलने का। वहीं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जो जद्दोजहद चल रही है वो उसकी एक तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। अब निखिल भाई, जो तस्वीर हम देख पा रहे हो जिनसे जिन टीमों का मुकाबला है, आइडियली कौन सी टीम आपको लग रही है कि चौथी टीम बनती हुई नजर आ रही है आपको यहाँ से? राजीव भाई, जो एक टीम जो नजर आ रही है और जो अहम दावेदारी पेश करेगी वो मुझे लगता है केकेआर की टीम है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि केकेआर का एक मुकाबला है, 12 अंक है अगर मैं सही हूँ। वो मुकाबला जीत जाते तो उनके 14 हो जाएंगे। उनका नेट रन रेट जो है वो गजब का है जी। क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस आज जीत लेती है तो राजस्थान रॉयल्स फिर उनके 12 ही रह जाएंगे, क्योंकि उनका आखिरी मुकाबला भी फिर केकेआर के साथ है, तो वो टीम वहां पे फंस सकती है। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस के 14 अंक हो जाते हैं, केकेआर के साथ बराबरी हो जाती है, अगर केकेआर आखिरी मुकाबला जीतती है तो केकेआर नेट रन रेट पे आगे जा सकती है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ केकेआर की अहम दावेदारी इसलिए पेश वो करेंगे राजीव भाई, क्योंकि उनका आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ शारजा में है जी। और राजस्थान रॉयल्स के पास कोई ऐसे स्पिनर है नहीं, और आप वहीं पे केकेआर को देखते हैं, आप वो शाकिब को भी खिला रहे हैं, तो उनके पास 12 ओवर क्वालिटी स्पिन के रहेंगे शारजा जैसे मैदान में, और उनकी बल्लेबाजी करने में आके थोड़ी सी और मजबूती भी आती है, क्योंकि वहां पे हिट लगाने की जरूरत नहीं है, समझदारी से एज ए प्रोफेशनल खेलने की बात है, तो वो जिम्मेदारी शाकिब निभा भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो केकेआर की टीम जो है वो चुपचाप से बहुत अहम दावेदारी पेश करेगी जी। क्या आरसीबी के पास भी आपको लग रहा है नंबर 1 पहुंचने के बहुत बढ़िया मौका है, अगर वो सनराइजर्स को हरा दे और आखिरी जो लीग मैच है उसमें दिल्ली को हरा दे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और वो भी एकदम टॉप पे पहुंच सकती है। उनके पास भी ये मौका है कि वो 20 अंक के साथ टॉप पे पहुंच सकती है, और ये एक मजेदार मुकाबला होगा अगर वो टॉप पे पहुंच जाते हैं, और वही चाहेंगे विराट कोहली, क्योंकि टॉप 2 टीम में जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक अतिरिक्त मुकाबला मिलता है। 1 और 2 का विनर तो सीधा फाइनल में चला जाएगा, लेकिन जो टीम हारती है उसको एक और मौका मिलता है 3 और 4 के विनर से खेलने का। तो आप टारगेट वही करेंगे, आप जानते हैं कि आप प्लेऑफ में तो पहुंच गए, क्वालिफाई कर गए, लेकिन ये मौका आप हाथ से गंवाना नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की पिचेस हैं, इन पिचेस पे आपको सबसे ज्यादा मौका रहेगा कि आप इस पूरे तरीके का फायदा उठा सकते हैं। जो एक नियम बनाया है कि आप टॉप 2 टीम में से आपको एक अतिरिक्त मुकाबला मिलता है। अच्छी पिचेस पे तो चलिए ठीक है, आप संभाल सकते हैं, लेकिन इन पिचेस पे किसी भी टीम का एक खराब दिन हो सकता है, तो आप वो खराब दिन का ना इस्तेमाल एक्स्ट्रा यूज करना चाहेंगे, टॉप 2 की लड़ाई में पहुंचना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल, और खास तौर से मुंबई के लिए आज कैसे आप देख रहे हैं? 5 बार की चैंपियन टीम है, पिछले बार वो यहाँ पे टूर्नामेंट जीते थे। कैसे निखिल भाई आपको लग रहा है जो स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, रोहित शर्मा क्या बात कर रहे होंगे इस समय ड्रेसिंग रूम में कि आपके पास 2 मैचेस जो बचे हैं वो डू एंड डाई मैचेस है, क्योंकि 14 अंक जो लास्ट है जहां से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप है, कप्तान समेत कोई रन नहीं बना रहे हैं, इक्का दुक्का परफॉर्मेंस आ रहा है, और वो 30 रन 32 रन से आप मैच नहीं जीत सकते, किसी को लंबा खेलना पड़ेगा जिस तरह की पिचेस हैं। क्या कुछ इसमें स्ट्रेटेजी होगी मुंबई की आरआर के खिलाफ? देखिए, बहुत से बारी अगर विकेट्स अच्छी होती है तो आजकल जो सोच है, हर बैट्समैन कहता है कि लेट मी हिट माय वे बैक इनटू फॉर्म, कि आप आक्रामक शॉट्स खेल के वापस फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन इन पिचेस पे आपको समय बिताना और आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और वो यही रोहित शर्मा बाकी सभी बल्लेबाजों के से बात कर रहे होंगे कि आप सिर्फ गेंद को टाइम करने को देखें। अगर आप बड़ी हिट मारने जा भी रहे हैं तो देखिए कि मेरे पास वो सेफ जोन का है, और
अंतिम ओवर्स में आप जा रहे हैं तो फिर वो सेफ जोन के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन विकेट्स कहाँ गिर रही है? विकेट्स गिर रही है शुरुआत में और बीच के फेज में। आप अंतिम ओवर्स में कैपिटलाइज करने को देख ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास बैटिंग रह ही नहीं जाती। तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा अपने गेम को प्लान करके चले। और आज राजस्थान रॉयल्स के पास तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि ऐसे वो स्पिनर कोई घातक है नहीं, वो खिला भी नहीं रहे। तो मैं मानता हूं कि वो एक फेज है कि आप उसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक टीम जो 5 दफा राजभाई चैंपियन बनी है वो कुछ ना कुछ सही सोच के उतरती है। तो आज मैं वो देखना चाहूंगा बतौर कप्तान रोहित शर्मा कि क्या वो सोच अपने बल्लेबाजों से बातचीत करके बेहतर सोच के साथ उतर सकते हैं। क्योंकि आपने जैसे कहा भैया आप तो करो या मरो वाली स्थिति है, या यहाँ पे मुकाबला जीत लो नहीं तो छुट्टी मिला लो और फिर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर लो। आईपीएल से तो बाहर हो जाओगे गुरु। कसार साहब का एक सजेशन है मुंबई इंडियंस के लिए। उनका कहना है कि मुंबई इंडियंस को किरण पोलार्ड को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजना चाहिए। आपको लग रहा है क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट और जो डिस्ट्रक्टिव उनका बैटिंग नेचर है वो बहुत इस मैच में डिफरेंस डाल सकता है। राय बुरी नहीं है कसार साहब, बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन, अगर आप उनको बैटिंग करते हुए देखते भी हैं तो सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। अगर विकेट्स गिर जाती है तो वो हर बॉल को बाहर मारने को नहीं देखते, वो देखते हैं कि मेरे पाले में या मेरे मतलब की कौन सी गेंद है। बॉल सिलेक्शन उनका बहुत बढ़िया रहता है, बुरा विकल्प नहीं है। लेकिन उनका टीम में एक रोल है और उसी रोल के साथ रोहित उनको उतारने को देखेंगे। मैं बड़ा हैरान हूंगा कि अगर उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि नहीं तो फिर वो अंतिम जो एंड है, जो आप एक तरीके से पावर हिटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो उनका नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको अक्यूमुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर बाकी के बल्लेबाज वो काम नहीं कर सकते जो पोलार्ड कर सकते हैं। पोलार्ड उनका काम कर सकते हैं लेकिन बाकी बल्लेबाज पोलार्ड का काम नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रमोशन होगा। लेकिन हाँ, पोलार्ड का सही इस्तेमाल करने के लिए बैट्समैन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि वो नींव रखेंगे तभी तो चांस पे डांस कर पाएंगे पोलार्ड। लेकिन आप कह रहे हैं कि इनका प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन हम इंक्लूजन की बात करें तो क्या ईशान किशन को वापस टीम में लाया जा सकता है? क्योंकि बहुत क्रंच मैच है और वो चाहेंगे, लेकिन सौरभ तिवारी उनकी जगह जो खेल रहे हैं वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं कम से कम टीम के लिए। देखिए अर्शद 40 सिर्फ पिछला मुकाबला है जो शायद वो रन नहीं बना पाए थे। मैं हैरान हूँ अगर आप ईशान किशन को लेके आते, अगर कोई और विकेट होती, बेहतर विकेट होती तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक बैट्समैन इन फॉर्म है और वो अच्छे फॉर्म में चल रहा है इन पिचेस पे जहां पे बाकी सभी बल्लेबाज जो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बल्ले से सिर्फ रन निकले। तो मुझे नहीं लगता, और अगर मैं उनकी जगह होता, रोहित की जगह, तो मैं शायद सौरभ को ही खिलाता। मैं ईशान को बोलता कि जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं ना, आप अपनी जरा सी गलती को समझिए, आप कर क्या रहे। ये जो मौका आपको मिल रहा है ये हर खिलाड़ी को मिलता नहीं, आप मौके गंवाए हैं आप। जी, एक सवाल और हर्ष जैन साहब का है। उनका कहना है कि आरसीबी अब तभी टॉप 2 में पहुंचेगी जब वो अपने दोनों मैच जीत लें और चेन्नई जो है अपना मैच हार जाए आरसीबी के खिलाफ। और नेट रन रेट में चेन्नई वैसे भी बेहतर चल रही है, तो ये थोड़ा सा फंसी हुई है। ऊपर भी जो है जो शतरंज की चाल है ऊपर भी फंसी हुई जितना कि नीचे फंसी हुई है निखिल भाई। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किंग्स 11 पंजाब अब पता नहीं ऊंट कौन से करवट बैठता है, क्योंकि उनको देखते हैं अब तो सब टीमों ने उनके खिलाफ डिसाइड भी कर लिया है कि यार इनको बाद में चेस ही कराओ, चाहे 5 रन भी रह जाए तो ये आखिरी ओवर में ये फंस सकते हैं। तो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ उतरते हैं कि किंग्स 11 जो है ना कहीं कुछ भी कर सकती है। जी बड़ा भी इंटरेस्टिंग समीकरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरसीबी को दोनों मुकाबले जीतने हैं। चेन्नई अगर अपना आखिरी हार जाता है तो फिर वो जो टॉप 2 की रेस की मैं बात कर रहा था ना, यूएई में एक एक्स्ट्रा गेम, और चेन्नई को वो एक्स्ट्रा गेम की शायद जरूरत भी है। तो वो अपना आखिरी मुकाबला जीतना चाहेंगे, क्योंकि आप जो जिम्मेदारी सिर्फ सलामी बल्लेबाज के ऊपर ही नजर आ रही है और वही फॉर्म में लग रहे हैं। तो उनको एक वो एक्स्ट्रा गेम की जरूरत पड़ सकती है राजीव भाई, की मध्य क्रम के बैट्समैन को कुछ समय लगेगा। जी निखिल भाई, आपके लिए सवाल है हर्षन का। उनका पूछना है कि निखिल सर, एक तो आप अपनी फेवरेट आईपीएल टीम बता दें, और उन्होंने अपनी आईपीएल टीम बता दी कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो चैंपियन बनने वाली है। बस ठीक है। अरे हर्ष भाई, आई एम विथ यू। अपना चेला जो है उसका कल जन्मदिन था, टीम ने उसको 2 अंक दे दिए। मैं हर्ष भाई के साथ हूँ, जो हर्ष भाई की टीम है वही मेरी टीम है। मेरे लिए तो सारी टीमें बढ़िया हैं।
लेकिन मैं आपके साथ टनाटन सहमत हूँ, इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन चेन्नई और दिल्ली का जो मैच हुआ उसमें दिल्ली के लिए भी तो उतना ही कंसर्न नजर आया निखिल भाई, जितना चेन्नई के लिए था। ऐसा नहीं कि दिल्ली ने आउटराइट मार दिया पूरी तरह से चेन्नई को, अचानक वो जो लूप होल्स थे वो नजर आने लगे थे दिल्ली टीम में भी। कल बड़ा हैरान हुआ, 136 137 जो बनाने थे राजू भाई, चेस आप अच्छी तरीके से कर रहे थे। पृथ्वी शॉ कहाँ पे, मतलब समझता हूं मैं कि उनका एक वो तरीका है खेलने का, लेकिन आप गेंदे बेहतर चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली का फिरोजशाह कोटला का मैदान नहीं है या मुंबई का वानखेड़े नहीं है कि आप गेंद की लाइन को पिक करके आप ट्रस्ट करके मार सकते हैं कि अच्छी गति से और अच्छे उछाल से बॉल बैट पे आएगा। यहाँ पे गेंद थोड़ा सा रुक के टेनिस बॉल वाला बाउंस है। मैं हैरान हूं कि बहुत से बैट्समैनों को मैंने देखा नहीं कि अपने थोड़ा सा गेम को चेंज करें, एक ही तरीके से वो खेलने को देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा निराश भी हुआ था। कल हमारे कप्तान साहब का जन्मदिन था, रविंद्र जडेजा को वो शॉट मारने को वो चले गए, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है, छक्के मारना उनकी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप छक्का मारने को देखें, पर उनकी जो ताकत साथ में वो सामने छक्का मारने की है। आप आड़ा मारने जाएंगे तो आड़ा में वो परसेंटेज एक गेंदबाज के पास भी रहता है। आप शुरुआत में कुछ हिट्स जो बॉल पिक कर रहे हैं और ये गेंद उनके करीब था, सामने मारने को देखते तो वो कहीं बेहतर विकल्प था। और थोड़ा सा एक वो प्रोफेशनल अप्रोच की भी जरूरत आपको चाहिए। आपको 12-14 रन प्रति ओवर बनाने नहीं है, आपको 7-7 रन 8-8 रन ओवर के बनाने। कुछ देर गेम को चलाइए तो बॉलर भी तो प्रेशर में आए। और अंत में ये बच गए सिमरन हेटमायर, क्या वो गेंद जो है वो बीच में गिरा, नहीं तो नहीं हाथ से कैच छोड़ा ना कृष्णप्पा गौतम ने, वहीं से तो मैच पलटा पूरा जी। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, वहां से वो कैच छूटा। बड़े हंटर चले होंगे ड्रेसिंग रूम में से निखिल भाई, जितना इजी कैच छोड़ा था उन्होंने। बिल्कुल। और 9.25 करोड़ रुपए का वो खिलाड़ी था। पर देखिए ये खेल है, कैचेस पकड़े भी जाते हैं राजीव भाई, कैचेस छूटे भी जाते हैं। उस युवा खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की थी, पर वो गेंद हाथ से छटक गई। पर सोच अच्छी थी महेंद्र सिंह धोनी की, उन्होंने पहला ओवर ब्रावो को 18वें ओवर में कराया। वो कल उनका गेंद गिरा नहीं, पर वो पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे थे। पहला ओवर ब्रावो ने अपना जो डाला था वो 18वें ओवर में डाला था। तो मैं चाहता हूं दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर आप देखें बैलेंस के मामले में, गेंदबाजी धमाकेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। बैटिंग जो अच्छी है उसको आप यूटिलाइज बेहतर कीजिए। बतौर बैट्समैन आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप थोड़ी सी प्लानिंग बेहतर करेंगे तो आप इस साल, जो हर्ष भाई ने कहा ना, दिल्ली कैपिटल्स के पास वो टीम है जो ये चैंपियनशिप जीत सकती है। लेकिन अर्पण एक हमारे व्यूअर अभी जुड़े हैं, और गुड मॉर्निंग अर्पण, और उनका सवाल है कि दिल्ली जो है ट्रिकी पिच पे उनकी जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही है और ये बहुत वरिंग फैक्टर है। और खासतौर से जिस तरह से उन टीम के ऊपर के बैट्समैन फंस रहे हैं, खासतौर से शिखर और पृथ्वी का जो फॉर्म है फेज 2 में, वो आपको लग रहा है बहुत चिंता का सबब है और बहुत सुधार की जरूरत है बैट्समैन को कंसिस्टेंट होने के लिए? शिखर तो कल देखिए जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, वो एक प्लेयर है, वो समझ रहे थे कि उनका बैटिंग क्रीज पे खड़े रहना कितना जरूरी है, और गेम को वो चला रहे थे। जब वो आउट भी हुए राजीव भाई, तो उससे पहले आप देखिए उनको मुश्किल से 4 या 5 ओवर में 7 या 8 गेंदे को स्ट्राइक मिली थी, क्योंकि रिपल पटेल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब अधिक से अधिक स्ट्राइक उनके पास ही रह रही थी, तो शिखर के पास स्ट्राइक नहीं रह रही थी। तो ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी बतौर बैट्समैन आपको करनी है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियों को आप दोहराए ना। ट्रिकी विकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीचे एक लाइन उन्होंने लिखी भी थी कि एक कॉन्शियस एफर्ट नजर आएगा दिल्ली के बैट्समैनों से कि इन पिचेस पे कैसे खेलना है, नहीं तो रिकी पॉन्टिंग साहब के पास डंडा है, बहुत जरूरी है। वापस आज के मैच में सवाल कुछ आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए एक सजेशन है वसंत नारायण जी का, और उनका यह कहना है कि उमरान मलिक ने जिस तरह की गेंदबाजी एसआरएच के लिए की और सबको चौंका दिया उन्होंने, 150 किलोमीटर प्रति घंटे टच करके जिस तरह से जनरेट की उन्होंने स्पीड। थॉमस के लिए भी लिख रहे हैं कि ओशान थॉमस जो है, क्या उनको इंक्लूड करना चाहिए आज के मैच में, ताकि मुंबई के बल्लेबाज भी बैकफुट पर रहे। इससे पहले वाले मैच में भी हमने देखा रोहित शर्मा ऑफ स्टंप के बाहर से पुल मारने में आउट हुए। 2-3 बैट्समैन ऐसे थे जो शॉर्ट पिच रॉ पेस पे आउट होते नजर आए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज।
अगर कोई गेम पहले खेला होता तो मैं समझ सकता था, बट मुश्किल है, बुरा विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके पास है, और ये भी पता नहीं कि ओशेन थॉमस किस तरीके से नेट्स में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से फिट है नहीं फिट है, क्योंकि गर्मी बहुत है। भारत में मुकाबले हो रहे होते तो ये सब सारी खबरें हम लोग के पास होती थी, लेकिन मामला यूएई चला गया राजीव भाई, तो जो कहते हैं ना, वो अंदर की खबर नहीं निकल पा रही बहुत सी टीमों के लिए। तो ओशेन थॉमस का मुझे पूरी तरीके से कंफर्म भी नहीं कि पूरी तरीके से फिट है कि नहीं, और सबसे जरूरी नेट में आप किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको कप्तान को देना है कि जी हाँ मैं तैयार हूं, और ये क्योंकि करो या मरो वाला मुकाबला है, तो क्या वो उनके साथ चांस लेना चाहेंगे? अगर हल्की सी भी दुविधा है उनकी गेंदबाजी को लेके या फॉर्म को लेके, तो वो नहीं खिलाएं। तो चर्चा निखिल भाई से हमारी यहीं खत्म होती है, और इस चर्चा से एक लब्बो लबाब तो निकला ही है कि ये आईपीएल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 3 टीमें इस समय आग के दरिया में है, और एक टीम थोड़ा सा दरिया के किनारे लग रही है, यानी केकेआर। लेकिन पार कौन सी टीम करेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 टीमें पार कर चुकी हैं आग का दरिया। चौथी टीम का इंतजार है कि आग का दरिया वो पार करे, ताकि प्लेऑफ की पिक्चर क्लियर हो सके। तो आप जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे गुजारिश है कि आप फटाफट खेल नीति का हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं, ताकि क्रिकेट खेल की ड्रेसिंग रूम की बातें, मैदान के अंदर की रणनीति और मैदान के बाहर जब जीत या हार होती है तो जश्न और किस तरह से शोक मनाया जाता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet is joined by Megha Rao, poet and visual artist. She shares her inspiration, her process, and the challenges around expressing the beauty and anguish of being a young woman. On Cyrus Says, Cyrus is joined by author and historian Manu Pillai. They talk about all of Manu's amazing books, including his latest, False Allies. Rushina Munshah Gildayal joins Sadaf and Archita Nankari. They discuss recipes from the mountain and discuss the cuisine of Uttarakhand. For all the last-minute ninjas out there, on Say No to Drama, Chitna calls out the habits you need to manage your time better. On Simplified, Chuck, Naren, Tony and Shrike discover how rare diseases are treated with molecular biologist Bertie Ashley. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter. We appreciate the support. Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin Station. And hopefully, Agla Station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday.